क्या आपको भी ऐसा लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको उतना एफिशिएंट नहीं बनाता है जितना हमें होना चाहिए? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मेरा नाम है शौर्य गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे नए यूट्यूब वीडियो पे। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम वीक है, कैसे वो कहाँ पे लैग करता है और कैसे वो हमें उतना एफिशिएंट नहीं बनाता है जितना हमें होना चाहिए। और ये बुक ये भी बताती कि कैसे हम उन वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं। आज जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बिल्ड डोंट टॉक। दिस इज ऑथर्ड बाय राज शमानी। राज शमानी इज अ कॉमन नेम इफ यू हैव इंटरेस्ट इन फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. I would say he have broken the matrix and risen above all the odds that have been in his life. इस बुक के ओपनिंग पेज में ही राज के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, जिससे वो मेरे जैसे अन्य एस्पायरिंग एंड एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करते हैं टू बी द सक्सेसफुल पर्सन इन देयर लाइफ। अब इस बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंटेंट के ठीक बाद राज ने द फैक्ट्स हेड में लिटिल अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में लिखा है। लिटिल अकम्प्लिशमेंट्स को हम लोग सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक पोजीशन है जहां पे आज आप खड़े हो और ये एक पोजीशन है जो आपका टारगेट या फिर आपका गोल है, एंड दिस इज द ब्रिज जो आप एक दिन में आप यहां से यहां नहीं आ सकते, बट बाय द लिटिल अकम्प्लिशमेंट्स आप यहां से यहां से यहां और एक दिन यहां पे पहुंच सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट चैप्टर 1, आवर एजुकेशन सिस्टम सक्स। इस चैप्टर में जो सबसे अट्रैक्टिंग चीज मुझे लगी है वो है इस चैप्टर का सबटाइटल। राज इस चैप्टर के सबटाइटल में कहते हैं, इमोशन एंड क्रिएटिविटी आर द ओनली थिंग दैट गॉड हैज गिवन अस एंड स्कूल्स आर डिस्ट्रॉइंग दैट। बहुत सही बात है ये। एक्चुअली इसके बाद राज ने बताया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्नर्स। पहला ऑडिटरी, दूसरा विजुअल एंड तीसरा किनेस्थेटिक। ऑडिटरी एंड विजुअल जैसा कि हम लोग सुनते समझते हैं कि हम लोग जो सुन के या पढ़ के या देख के सीखने वाले लोग होते हैं। किनेस्थेटिक इज अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। किनेस्थेटिक मतलब वो लोग जो एक्सपीरियंसेस के साथ सीखते हैं, जो जिन्होंने चीज़ों को स्कूल में नहीं सीखा, जिन्होंने चीज़ों को कॉलेज में नहीं सीखा, उनको एजुकेशन सिस्टम में नहीं, उनको रियल लाइफ ने सिखाया है। आज आप खुद से सवाल करिएगा कि आप किनेस्थेटिक लर्नर हैं या फिर आप ऑडिटरी या केवल विजुअल लर्नर हैं। तीसरी चीज़ राज ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारे समाज या हमारे एजुकेशन सिस्टम ने जिसने हमें वीक बनाया है वो है हमारी सवाल को ना पूछने की आदत। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान सवाल पूछ रहा है या क्लासरूम में जो बच्चा सवाल पूछ रहा है वो डम्ब बच्चा है, वो उसको हम लोग इडियट की कैटेगरी में डाल देते हैं। बट राज इजराइल का एग्जांपल देके बताते हैं कि कैसे इजराइल के जो बच्चे हैं उनको बचपन से ही उनमें सवाल पूछने की आदत डाली जाती है। दे आर रिवॉर्डेड फॉर दैट। माँ बाप उनसे हर रोज ये पूछते हैं स्कूल से आने के बाद कि बेटा आज आपने सवाल क्या पूछा अपने टीचर से। और ये सवाल पूछने की आदत जो होती है वो हमें और हमारे सामने वाले दोनों को एक डिसीजन पॉइंट, एक फाइनल एंड पे लेके आती है जहां पे हमें चीजों को ज्यादा ब्रेक डाउन करके ज्यादा क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड चैप्टर 2, यू सक एडमिट इट। राज ये कहते हैं कि हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसमें कोई कमी नहीं है, पर हमें उस कमी को अपनी सक्सेस या अपने ऊपर बढ़ने के लिए वो एक बहाना नहीं बनाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू ओवरकम दैट। और इस चीज़ के लिए वो कहते हैं हमें अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, स्वॉट एनालिसिस इज अ एब्रिविएशन फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये एक ग्रिड होती है जिसमें हम लोग किसी पर्सन, किसी कंपनी या किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ के बारे में उसका स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट्स हैं जो कि उसको या उसकी सक्सेस को बेहतर बना सकते हैं या फिर उसको खराब कर सकते हैं। और हर इंसान को अगर वो अपना स्वॉट एनालिसिस कर रहा है तो बहुत जल्दी उसको अपना ये समझ में आ जाता है कि क्या उसके अंदर वीकनेसेस हैं, क्या उसके पास स्ट्रेंथ है, क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है और थ्रेट्स। और इन सब का एनालिसिस करने के बाद इन सब को एक वो स्ट्रेटेजिक वे में अगर चीज़ों को एनालाइज करेगा तो अपनी बेहतरी के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड चैप्टर 3, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। हम सबको अपनी लाइफ में कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम इस चीज़ के लिए नहीं बने, हम दूसरी चीज़ के लिए बने, हम दूसरी चीज़ नहीं तीसरी चीज़ के लिए बने हैं। राज भी अपने एडोलसेंस में कुछ इसी प्रकार के थे। वो कहते हैं कि उनको
वो बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, या फिर हम लोग कह सकते हैं बिलो एवरेज, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इन 10th क्लास ही हैव स्कोर्ड ओनली 43%। और उसके बाद उन्हें लगता था कि पढ़ाई नहीं, किसी और चीज़ में वो बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने पहले स्पोर्ट्स चुना, उसके बाद डीजे चुना, उसके बाद उन्होंने अलग अलग फील्ड्स को चुना, लेकिन एट द एंड वो किसी भी चीज़ में सफल नहीं हुए। और इसीलिए वो कहते हैं खुद को कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स थे, बट किसी में मास्टर नहीं हो सके। बट इस चीज़ की भी एक अच्छाई होती है कि यू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, ऑफ एवरी फील्ड्स। चैप्टर 4, लाइक फॉर राज एंड कमेंट फॉर दुबई। बहुत पर्सनल सवाल है, पर मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपने कभी खुद को कूल दिखाने के लिए कोई झूठ बोला है? एंड आई गेस हम सब ने कभी ना कभी, भले छोटा या बड़ा, झूठ बोला होगा। इस चैप्टर में ऑथर अपने इसी एक्सपीरियंस को शेयर करता है। जब इंसान कोई भी होता है, लड़का, जब वो अपने एडोलसेंस में 10th 11th 12th क्लास में होता है, ही ऑलवेज यूज टू सीक फॉर फीमेल अटेंशन। राज भी वैसे ही एक बच्चे थे, और उन्होंने अपने आप को कूल दिखाने के लिए अपने क्लास में ऐसा बोल दिया कि ही वॉज इन दुबई ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। और उसके बाद इवेंचुअली जब उनके क्लास के एक बच्चे को पता चला कि ही वॉज नेवर बीन टू दुबई, तो फिर उसके बाद उनका स्कूल में उनका मजाक बनने लगा, उसके बाद कोचिंग में उनका मजाक बनने लगा, और लोग कहने लगे लाइक फॉर राज एंड कमेंट फॉर दुबई। और इसी तरह ये मजाक इतना बढ़ गया कि उनको ये अपना झूठ, जो उनका बड़बोलापन था, वो उन पे ही भारी हो गया, एंड इट इज स्टार्टेड अफेक्टेड हिम मेंटली। जहाँ पे एक दिन ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे ड्यूरिंग द डिनर राज के फैमिली मेंबर्स ने भी उसको इसी बात पे किसी मजाक में बोल दिया, लाइक फॉर राज एंड कमेंट फॉर दुबई। दिस वाज द मोस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि जब वो अपने डिनर टेबल पे था और उसी बीच जब सब लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, वो अपने रूम में चले गए। और जब वो अपने रूम में रो रहे थे, तभी उनकी माँ आती हैं दरवाजे पे और दरवाजे पे नॉक करती हैं। वो उनको बाहर बुलाती है। उसे लग रहा था कि शायद वो उसको मनाने के लिए बाहर बुला रही हैं, बट जब वो बाहर आके देखता है तो ही फाउंड हिज फादर लाइंग ऑन द फ्लोर। उनको एक अटैक पड़ा हुआ था, और उसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पे उनको मालूम पड़ता है कि वो एक हार्ट अटैक नहीं बट डायबिटीज अटैक था। बट इस चीज़ को मैं टर्निंग पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके बाद उनको लाइफ का एक अलग विजन मिला। उनको ये मिला कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है, और क्या उनको अपने पैरों पे खड़ा होना कितना ज़रूरी है कि कल को अगर कोई भी चीज़ कोई मिस हैपनिंग होती है तो वो लाइफ को कैसे फेस करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5, यूजलेस किड विद बिग ड्रीम्स। इस चैप्टर में ऑथर ये कहते हैं कि वो उनको एक यूजलेस किड समझा जाने लगा, जो दुबई वाला केस उनके साथ हुआ। लेकिन उसके बाद जो उनके फादर वाला इंसिडेंट था, उसके बाद से उनको ये लगने लगा कि लाइफ को उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और जो कॉमन थिंग है, जो हमारे जैसे, उनके जैसे या हमारे जैसे कई सारे एडोलसेंस और न्यू एज लोगों को लगता है कि कैसे हम लोग जल्दी रईस हों या कैसे जल्दी अमीर बने। तो उन्होंने भी गूगल पे सर्च किया टू हाउ टू बिकम रिच, और उसमें सबसे पहले जो आई वो उनके सजेशंस आई बुक्स की, और उनको बुक्स की सजेशंस आई थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। उन्होंने उस बुक को पढ़ा, लेकिन उस बुक के बाद उनको एंड्रू कार्नेगी की बुक मिली, जहाँ पे उन्होंने उन बुक्स को और ज़्यादा पढ़ा। और उसके बाद एंड्रू कार्नेगी की उन बुक से उन्होंने कुछ आउटपुट निकाला, उन्होंने कुछ पॉइंट शॉर्टलिस्ट किए जो कि अगले चैप्टर में बताए गए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6, हाउ टू बिकम रिच। जैसा कि राज ने बोला पिछले चैप्टर में कि उन्होंने एंड्रू कार्नेगी की बुक से कुछ पॉइंट शॉर्टलिस्ट किए। उसमें पहला पॉइंट था, अगर आपको अमीर होना है तो सबसे पहले आपके पास एक बिजनेस होना चाहिए। अगर आपको सेकंड पॉइंट, अगर आपको अमीर होना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, आप एफएमसीजी इंडस्ट्री में कोई भी बिजनेस शुरू करें, यू विल बी रिच इन सून और लेटर। इन पॉइंट्स ने राज को बहुत ज़्यादा उत्साहित कर दिया। उस 16 साल के बच्चे में इतना एनर्जी और इतना एक्साइटमेंट आ गया कि उन्होंने तभी सोच लिया कि उनको बिजनेस करना है। उनको ये समझ में आने लगा उस बुक को पढ़ने के बाद कि 9 to 5 करने के बाद वो उतने अमीर इंसान नहीं बन सकते जितना उनकी एस्पिरेशंस है या जितना वो बनना चाहते हैं। तो जैसा कि उन्होंने पहले ही सोच लिया कि जो पहला पॉइंट था कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस ओन करना चाहिए। वो इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए कि कैसे वो किस चीज़ में बिजनेस करें, उसके बाद वो लोगों से मिलने लगे। एंड थर्ड थिंग, वो एफएमसीजी को लुकआउट करने लगे कि एफएमसीजी में ऐसा वो क्या अलग कर सकते हैं, ऐसा वो क्या अनोखा कर सकते हैं। और ये बात 2013 के लगभग की है, जिस टाइम पे लिक्विड डिटर्जेंट्स और लिक्विड डिशवॉश और लिक्विड सोप्स का
काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ने लगा था। उन्होंने अलग अलग शॉप्स में जाके ऑब्जर्व करने लगे कि कैसे क्या चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं। उनको लिक्विड सोप्स में इंटरेस्ट आया। उसके बाद लेकिन वो उनकी एक ऐसी एज ग्रुप में थे और उनको ऐसा कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं था केमिस्ट्री का जहाँ पे वो खुद से लिक्विड सोप बना सके। तो ही सीक आउट टू हिज फादर फॉर द हेल्प। हिज फादर हैड सम गुड नॉलेज इन केमिस्ट्री और उन्होंने उनको हेल्प किया। काफ़ी सॉल्यूशंस, काफ़ी फार्मूलाज को ट्राई करने के बाद आप ही सेज कि 86 टाइम्स ट्राई करने के बाद उनको एक परफेक्ट फार्मूला मिला। और वो फार्मूला इतना परफेक्ट था कि वो प्राइस कॉन्शियस भी था, मतलब वो जो मार्केट में प्रिल, विम ये सब चल रहे थे उनसे काफ़ी लोअर प्राइस में था। दूसरी चीज़ वो सेफ भी था। तीसरी चीज़ फीमेल्स उसको एक्सेप्ट भी कर रही थी, क्योंकि एफएमसीजी इंडस्ट्री में जीतने के लिए आपको सबसे ज़्यादा फीमेल कस्टमर का सपोर्ट चाहिए और लिक्विड डिश वॉश, लिक्विड सोप्स फीमेल को बहुत ज़्यादा लुभा रहे थे उस टाइम पे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7, बेगिंग द अल्टीमेट स्टूडेंट पावर। ऑथर इस चैप्टर में ये बताते हैं कि स्टूडेंट के पास जो सबसे अच्छी पावर होती है, जो अल्टीमेट पावर होती है उसकी, वो है बेगिंग, मांगना किसी से। स्टूडेंट, जब आप किसी को बताते हो आप स्टूडेंट हो, तो वो आपसे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहता, वो आपसे चाहता है कि आपको नॉलेज मिले और उसको कुछ साइड बाय साइड बेनिफिट मिले। राज ऐसे ही बताते हैं कि जब उन्होंने सोप का सॉल्यूशन बना लिया, जब सोप का फॉर्मूला बना लिया, तो उनको एक क्लिनिकल सर्टिफिकेशन चाहिए था, जो कि उनको एक प्रोफेशनल बंदे से चाहिए रहेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक ऐसे इंसान को अप्रोच किया जो कि बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट के साथ काम कर सकता था। तो उन्होंने लिंक्डइन पे जाके कुछ लोगों को मैसेज किए और वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा प्रोफेशनल बंदा पाया जिनसे उन्होंने डिस्कस किया कि सर मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, और उनकी अच्छी कन्विंसिंग एबिलिटी की वजह से ही वॉज एबल टू कन्विंस दैट पर्सन टू कम इनटू द कंपनी, और वो भी केवल 2000 रुपए में, क्योंकि उन्होंने उसके रेशियो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है चैप्टर में, जहां आप उसको पढ़ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 8, बी रेडी टू लुक स्टूपिड। राज ऐसा कहते हैं कि अगर आपको किसी एक चीज में कभी कोई ड्रॉबैक मिला हो या फिर कोई आपने चैलेंज फेस किया हो, तो उस चीज का एक फोबिया दिमाग में बैठ जाता है और उसके बाद हमें ये लगने लगता है कि शायद अगर हम ये काम करेंगे तो वी वुड लुक स्टूपिड। इस चीज को राज कहते हैं कि हमारी इस आदत को हमें कंडेम करना चाहिए। हमें हमेशा ये नहीं सोचते रहना चाहिए कि अगर हम ये करेंगे तो हम ऐसे दिखेंगे, हम वो करेंगे तो ऐसे दिखेंगे, या हम किसी से बात करेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप नहीं जान सकते हो कि उसका आउटकम क्या होगा, और ऐसे आप कभी भी किसी नई चीज को ट्राई नहीं कर सकते हैं। So you should always be keep trying new things and you should never think that I would be looking stupid while doing these things. Chapter 9, don't focus on your goals. राज इस चैप्टर में ऐसा कहते हैं कि आप केवल अपने गोल से फोकस्ड हो ना हो, आप केवल अपने गोल से ऑब्सेस्ड ना हो। You should always be obsessed with the pattern. You should always obsessed with the process. आपको प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है। आप खुद को, आप गोल के साथ अगर ऑब्सेस कर दोगे तो आप केवल डे ड्रीमिंग में लगे रहोगे। अगर आप प्रोसेस करोगे, जैसा कि राज ने प्रीफेस में बोला था कि लिटिल अकम्प्लिशमेंट्स, आप हर रोज अगर अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, देन यू वुड श्योरली बी अचीविंग योर गोल्स सून। और लेकिन अगर आप केवल फोकस रहोगे अपने गोल्स पे कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, देन देयर आर लेस चांसेस कि आप उस चीज को अचीव कर सको। आपको हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड रहना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 10, जस्ट स्टॉप ओवर थिंकिंग। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मैं आज ये कर लेता हूँ, उसका फ्यूचर में ये बेनिफिट होगा, मैं वो कर लेता हूँ, फ्यूचर में वो बेनिफिट होगा। राज ने भी ऐसा किया। उन्होंने जब 11th क्लास में थे तो उन्होंने ऑप्शनल्स में कंप्यूटर्स को सेलेक्ट किया, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि उन्होंने पीएड और अदर जो इम्पोर्टेंट या फिर जो जिस चीज़ में वो लाइफ को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते थे उन सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया। तो वो अपने रीडर्स को सलाह देते हैं कि आप केवल अपने फ्यूचर को लेके ना चलें, आप अभी अपने एक्सपीरियंस को भी लेके चलें, क्योंकि आज आप जो एक्सपीरियंस करोगे वो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते रहोगे कि वी शुड लुक आफ्टर आवर फ्यूचर, वी शुड लुक आफ्टर आवर फ्यूचर, तो आप अपने आज के एक्सपीरियंसेस को डिस्ट्रॉय कर लोगे। एंड इस चैप्टर में राज का यही कहना था। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 11, स्टार्ट कॉपिंग स्टॉप इनोवेटिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लिपकार्ट या ओला या फिर
और जो हमारे इंडिया में स्टार्टअप्स बने हैं क्या वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं? नो। फ्लिपकार्ट अमेजोन की कॉपी रहा, ऊबर से हमारे इंडियन ने ओला कॉपी किया, और जैसे एयरबीएनबी से हमारा ओयो कॉपी हुआ। ये सब कॉपी बिजनेस है। बट उनके जो फाउंडर्स थे उन्होंने ये फील किया कि वो अपनी नीश में या फिर अपनी कंट्री या अपनी लोकेशन, अपनी ज्योग्राफी में कुछ नया कर रहे हैं। ये सब जो बिजनेस थे ये यूएस में बहुत अच्छे चल रहे थे, बट इंडिया में इनकी ज़रूरत थी। उन्होंने इस चीज़ को फील किया और उस चीज़ को इंडिया में इम्प्लीमेंट करके उन्होंने सक्सेसफुल वेंचर बनाया। ऑथर भी इस चैप्टर में यही कहते हैं कि आप केवल ये ना सोचते रहो कि आप कुछ नया इनोवेट करोगे, यू शुड स्टार्ट कॉपिंग, और उसमें कोई भी बुराई नहीं है। ऐसे ही उन्होंने अगले चैप्टर में भी बोला है, चैप्टर 12 द वर्सेस गेम, कि आज के दौर में, इंटरनेट के दौर में हम सब नॉलेज कंज्यूमर्स बन रहे हैं, हम सब नॉलेज होल्डर्स बन रहे हैं। हम लोग केवल अपने पास नॉलेज को होल्ड करते जा रहे हैं, उससे हम लोग अपना कितना बेनिफिट ले पा रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ना हमें उससे मॉनेटरी बेनिफिट है, ना हमें उससे मेंटल बेनिफिट है, ना हमें उससे फिजिकल बेनिफिट है, हमें किसी टाइप का बेनिफिट नहीं है। वर्सेस गेम चैप्टर में राज यही कहते हैं कि कैसे आप उस नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हो अपने स्किल्स के साथ, खुद को और बेहतर बनाने में, उससे मॉनेटरी बेनिफिट्स पाने में, और खुद को कैसे उस नॉलेज को केवल अपने पास ना रखो, उसको वापस से लोगों को दो, शायद उससे आपको कुछ बेनिफिट मिले। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 13 हाउ टू बी सक्सेसफुल। ये चैप्टर मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसमें राज ने अलग अलग टाइम फ्रेम्स के हिसाब से अलग अलग चीजों को बताया है। सबसे पहले इस चैप्टर के लिए हम लोग एक वर्ड लेवरेज को समझते हैं। लेवरेज का मतलब होता है यूटिलाइज करना। आज से अगर हम लोग काफी पहले की बात करें, फॉर एग्जांपल 1960 से 1970s 80s की बात करें, तो उस टाइम पे जो लोग अमीर थे या उस टाइम पे जो अमीर हो रहे थे वो दे वर लेवरेजिंग देयर मनी। उसके बाद जैसे जब 80s से 90s और 2000s का दौर आया, तब लोगों को लेवरेज कर रहे थे। जैसे ज्यादा लोग एक फर्म को बनाने में लग गए या ज्यादा लोग एक यूनियन को खड़ा करने में लग गए, एंड दे वर ड्रॉइंग सम मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम दैट। उसके बाद जो 2000 एरा आया, आईटी का जब प्रचार प्रसार हुआ, तब उसके बाद लोगों ने आईटी से कमाना सीखा। आईटी से, उसके बाद आईपी से उन लोगों ने कमाना सीखा कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद इंडिया में या कह सकते हैं या पूरे वर्ल्ड में जब इंटरनेट का और ज्यादा बूम आया आफ्टर 2018, राज कहते हैं उसके बाद से स्किल हैव बिकम द न्यू गोल्ड। आप किसी भी स्किल को यूटिलाइज करके, अपने अंदर की किसी भी स्किल को यूटिलाइज करके आप खुद को और बेहतर बना सकते हो। आपको आज पैसा नहीं चाहिए खुद को और अमीर बनाने के लिए, आपको आज और लोगों की एक साथ टीम में जरूरत नहीं है खुद को अमीर बनाने के लिए। आपको आज आईटी की इतनी जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर खुद में कोई स्किल है तो आप उसको यूज करके, आप उसको यूटिलाइज करके खुद को और बेहतर बना सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा खाना बनाना आता था, वो आज अपना यूट्यूब चैनल पे खाना बना के अर्निंग कर रहे हैं। जिनको बिजनेस के बारे में अच्छा नॉलेज था वो बिजनेस के कोर्सेज बेच रहे हैं। जिनको आईटी का अच्छा नॉलेज था वो आईटी के कोर्सेज बेच रहे हैं। आप भी अपने किसी भी स्किल को यूज करके इसी तरीके से पैसे कमा सकते हैं, और लोग ऐसा कर रहे हैं। एंड राज भी इसी नीश में है जहां पे वो अपनी अच्छी वोकल स्किल्स को यूज करके बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, और दैट इज वेरी कमेंडेबल। क्या आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, पर क्या आपके पास बिजनेस आइडिया है, आपको प्लान मालूम है, आपको करना क्या है? कोई बात नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड इज द ज़ील, ओनली ज़ील। आपको उसके बाद चीजें खुद सिखाती हैं कि आपको करना क्या है, बट उसके लिए एक आपको शॉर्टलिस्ट बनानी होगी, एक चेकलिस्ट बनानी होगी। सबसे पहले यू हैव टू चूज योर इंडस्ट्री। अब आप इंडस्ट्री कैसे चूज कर सकते हो? राज ने तो एंड्रयू कार्नेगी की बात पे एफएमसीजी को चूज किया, बट आप कैसे चूज करते हो? ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे कि आपकी अपब्रिंगिंग में क्या है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपके फादर या आपके जो एंसेस्टर्स का बिजनेस क्या है। फर्स्ट थिंग, आप उस चीज को चूज करते हैं। सेकेंड थिंग, चूज व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, चूज वेयर योर स्ट्रेंथ लाइज। आपकी ताकत कहाँ पे है, आप किस चीज को कितना बेहतरी से कर सकते हो, कि आप अगर किसी सेल्स का काम कितनी बेहतर से कर सकते हो, किसी प्रोडक्शन का काम कितनी बेहतर से कर सकते हो, किसी आईटी का काम कितने बेहतर से कर सकते हो। सेकंड थिंग, यू हैव ओनली टू चूज द योर वेयर योर स्ट्रेंथ लाइज। थर्ड थिंग, हाउ यू कैन यूज योर स्ट्रेंथ
आप अपनी ताकत को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको, अगर आपको आईटी में आपका हाथ अच्छा है तो आपको ये देखना है कि आप किसी प्रॉब्लम को या किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। सपोज कि अगर हम बात करें ब्लिंकिट की, तो ब्लिंकिट किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या बड़े शहरों में वो जो लोगों के टाइम है, जो उनके पास जो टाइम की कमी है, उस चीज को वो कैसे सॉल्व कर रहा है विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट शोज कि कैसे वो इंडस्ट्री, सेकेंड थिंग स्ट्रेंथ, और उस स्ट्रेंथ को कहाँ पे कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर रहा है। एंड दिस विल मेक यू द एंटरप्रेन्योर। और इसी चीज के साथ आप चैप्टर 15 में आगे बढ़ते हैं, द प्राइसिंग। प्राइसिंग इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं इंडियन से ही बात कर रहा हूं, और अगर आप कोई भी व्यापार भारत देश में शुरू कर रहे हो तो सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में कंसीडर करके चलनी है वो प्राइसिंग, बिकॉज इंडिया इज सेड टू बी द मोस्ट प्राइस कॉन्शियस नेशन। यहाँ पे अगर आप किसी चीज के प्राइस को ज्यादा बढ़ा दोगे तो कस्टमर आपकी उस चीज को यूज करना भी छोड़ सकता है, इफ इट इज नॉट लग्जरी। अगर वो हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब प्याज के रेट बढ़ जाते हैं तो लोग प्याज खाना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसके प्राइसेस गिरने के वो भी एक उसका एक फैक्टर होता है उसकी प्राइस ड्रॉप का। तो आप कभी भी इस चीज को प्राइस इलास्टिसिटी के साथ हमेशा अंडरस्टैंड करके चलिएगा कि आपकी चीज की वैल्यू क्या है, आप उस चीज की मार्केट वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, या फिर आपका प्रोडक्ट कितनी उसकी वैल्यू है, या फिर क्या वो वैल्यू क्रिएशन कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्राइस यू आर आस्किंग फ्रॉम द कस्टमर। आप इस चीज को हमेशा दिमाग में कंसीडर करके चलें इफ यू वांट टू हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस। क्या आपने कभी कोई सेल्स एक्टिविटी में पार्ट लिया है? क्या आपको कभी ऐसी सिचुएशन आई जिसमें जहां पे आपको कुछ बेचना है? चैप्टर 16, द नंबर वन रूल ऑफ सेलिंग। इसमें राज शमानी ने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे अलग अलग सिचुएशंस में आप चीजों को कैसे बेचते हैं। उन्होंने इन सिचुएशंस को इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे डिवाइड किया है। जैसे पहला है उनका इंफॉर्मेशन डिस्पैरिटी, सेकंड है इंफॉर्मेशन पैरिटी, और थर्ड है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन डिस्पैरिटी का मतलब है जहां पे कस्टमर कुछ कोई भी सामान लेने गया और उसको उस सामान के बारे में नॉलेज नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कार लेने जाते हैं, आपको ये नहीं पता है कि आपको कार कौन सी लेनी है, यू ओनली नो दैट यू हैव टू परचेज अ कार। सो वहां पे आपको कार के बारे में जो नॉलेज है, जो चीजें बताएगा वो सेल्समैन बताएगा, वो उसका इन्फ्लुएंस उस टाइम पे ज्यादा होगा जहां पे सेल्समैन का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। सेकंड, इंफॉर्मेशन पैरिटी, जहां पे आपको मालूम है कि आप एक कार लेने गए हो और उसमें आपको कार कैसी, एसयूवी चाहिए या हैचबैक चाहिए या सेडान चाहिए या कौन सा सेगमेंट चाहिए, उसमें कौन सी कार चाहिए, उसमें कौन सी कार में कितना एफिशिएंसी है, कितना इंजन पावर है, कितना क्या है, ये आपको पता है। थर्ड थिंग आती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में आज कस्टमर्स के पास अगर वो चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड का तरीका बहुत ज्यादा है। उनके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स बहुत ज्यादा है, जहां से अगर वो कार लेने जा रहे हैं तो उसकी वो बारीक से बारीक चीजें, जिसमें जैसे हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि 1 ईयर रिव्यू, 6 मंथ रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू। अगर आप एक कार लेने जा रहे हो तो आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल डिराइव आउट कर सकते हो अगर वो मॉडल 6 महीने या उससे ज्यादा पुराना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है यहाँ पे। ऐसे में राज ये कहते हैं कि आपको कस्टमर को उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, उसका जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से डील करना है। दूसरी चीज, आपका इन्फ्लुएंस भी कस्टमर पे इतना होना चाहिए कि जहां पे अगर उसके पास इंफॉर्मेशन भी है उसके बावजूद आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, आप उसको कस्टमर बना सकते हैं, आप उसको अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास एक प्रोडक्ट है, अब आपको उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है। सो हाउ कैन यू जज कि कोई कस्टमर आपसे या कोई भी इंसान आपसे प्रोडक्ट वो खरीदेगा, आपका वो कस्टमर कैसे बनेगा? तो राज चैप्टर 17 हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट में ये बताते हैं कि आप कैसे किसी कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो आपका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। इसके लिए वो दो सिचुएशंस देते हैं, पहला या तो फियर, दूसरा एस्पिरेशन। फियर, वो इस तरह का फियर नहीं बताते हैं कि आपको मतलब कोई शूट एट साइट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फियर का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट से वो रेफर कर रहे हैं कि सपोज करिए आज आपके पूरे फ्रेंड सर्कल में कि सबके पास आईफोन है और आपके पास आईफोन नहीं है, तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो थोड़ा सा सोसाइटी के साथ अपने को मैच करते हुए चलते हैं, तो वहां पे एप्पल आपके लिए एक फियर या कुछ क्रिएट करता है कि जहां पे आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अगर मेरे पास ये फोन नहीं है या कुछ नहीं है तो मैं मिस आउट कर रहा हूँ। दूसरी चीज होती है एस्पिरेशन। अगर आज आप एक पर्टिकुलर किसी कार से चल रहे हैं, सपोज करिए आज आप i20 से चल रहे हैं, और दूसरी चीज आप एक सक्सेस को एस्पायर करते हो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो
जैसे आपने शायद लैम्बोर्गिनी मूवी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग, यू बाय अ लैम्बोर्गिनी व्हेन यू आर समवन। तो आपको वो जो लाइन है, वो टैग लाइन है, वो एस्पिरेशन देती है, वो लेवल ऑफ एस्पिरेशन देती है, और शायद बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें एस्पायर करती हैं और ये उनकी लाइफ अचीवमेंट बनती है। इस तरीके से देखिए, कुछ एक होता है प्रोडक्ट जो आप जरूरत के हिसाब से खरीदते हैं, और दूसरी चीज होती है ये फियर ऑफ मिसिंग आउट या एस्पिरेशंस के लिए खरीदते हैं। नेगोशिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। आप कभी भी कोई चीज खरीदने, बेचने, या आज के जमाने में अगर आप ऑनलाइन सेलिंग भी करते हो, तो वहां पे डिस्काउंट्स या आप जो ऑफर चलाते हो वो भी एक तरीके से साइलेंट नेगोशिएशन ही है। और राज चैप्टर 18 हाउ टू नेगोशिएट में बड़े कायदे से बताते हैं इस चीज को, और आपको अपने तरीके से भी समझ में आता है कि वो पावर शिफ्ट से डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं नंबर 1 रूल ऑफ सेलिंग इज पावर शिफ्ट एंड नंबर 2 रूल ऑफ सेलिंग इज ऑल्सो पावर शिफ्ट। जहां पे कस्टमर वाइल दे आर परचेजिंग एनीथिंग दे फील दैट कि वो पावर या उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ऑल दो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, जहां पे कस्टमर को केवल फील हो रहा है कि वो जीत रहा है, लेकिन एक्चुअली हमेशा सेलर ही जीतता है। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी इंसान अपने मार्जिन से कोई किसी चीज को नहीं देता है। एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, एवरीथिंग हैज अ वैल्यू, और वो उसी कॉस्ट में एडेड होती है। अगर मैं कोई भी चीज बेच रहा हूँ और उसमें साथ में अगर कोई स्कीम दे रहा हूँ, साथ में कोई प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने जो डिजायर्ड या फिर एक्चुअल मेरा मार्जिन है मैं उसके साथ नेगोशिएट कर रहा हूँ, मैं उसके अलावा देता हूँ। सेकेंडली, राज ऐसा कहते हैं कि जैसे वो स्पीच टीचर भी हैं, स्पीच ट्यूटर भी हैं, तो उनका सपोज करें कि 2 घंटे के सेशन का 1 लाख रुपए है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो कहता है कि सर मेरे पास पैसे कम है या ऐसा कुछ है, तो वो 1 लाख रुपए में उसको डिस्काउंट नहीं देंगे। आइदर वो ये कहेंगे कि मैं 2 घंटे का मेरा सेशन रहता है, मैं आपको 2 घंटे 20 मिनट दे दूंगा, जिसमें मैं 20 मिनट में आपको और ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन यही सब पार्ट्स हैं नेगोशिएशन के, जहां पे आप अपने मार्जिन या अपनी वैल्यू को डिटोरिएट नहीं करते हैं, आप अपनी चीजों को मेंटेन रखते हैं, साथ में कस्टमर को खुश करने के लिए कुछ ऐसा दे देते हैं जहां पे उसको ये लगता है कि दे हैव द पावर, दे हैव वन इन द नेगोशिएशन, दे हैव वन इन द ट्रांजेक्शन। हर कोई इंसान एक ना एक तरीके का ऑब्जर्वर होता है। इस बुक में ऑथर ने बताया है कि 3 तरीके के ऑब्जर्वर होते हैं। पहले, जो दूसरों के ओपिनियन से, दूसरों के एक्सपीरियंस से खुद को ढालते हैं। जैसे कि सपोज करें कि अगर कोई इंसान ऐसा कहता है कि मैं आईआईटी जाऊंगा, मैं आईआईटी जाके ये पढ़ाई करके मैं ये इतने पैकेज की जॉब करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, तो उस पे लोग वैसे चलने लगते हैं, जिसे आम भाषा में भेड़ चाल भी कहा जाता है। दूसरे ऐसे ऑब्जर्वर राज कहते हैं जो खुद को दूसरों को प्रूव करने में लगे रहते हैं कि वो बेहतर हैं, वो अच्छे हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। और तीसरे ऑब्जर्वर्स ऐसे होते हैं जो अपने तरीके से जीना चाहते हैं, जो सिर्फ खुद को प्रूव करना चाहते हैं, जो अपने अंदर की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जिनको समाज को कुछ करना है उनके लिए, लेकिन उनको किसी से लड़ना नहीं है, उनको किसी को शो ऑफ नहीं करना है। राज का सबसे बड़ा इंटरैक्शन जो है, पब्लिक इंटरैक्शन है, वो यूट्यूब के जरिए है। ऑल्दो वो इंस्टा के थ्रू भी लोगों से कनेक्टेड है, बट यूट्यूब उनका मेन फील्ड है। चैप्टर 20, 21 और 22 में राज ने यूट्यूब से ही रिलेटेड चीजों के बारे में डिस्कस किया है, जहां पे चैप्टर 20 में वो बताते हैं कि कैसे वो अपना कंटेंट डिसाइड करते हैं। कंटेंट डिसाइड करना, ये हर कोई कंटेंट क्रिएटर, चाहे मैं हूँ, राज हूँ, या XYZ कोई भी नया पुराना कोई भी हो, सबको अपना नीश, अपना कंटेंट, अपने इंटरेस्ट और अपने लोगों के साथ डिसाइड करना होता है कि उनको कैसी ऑडियंस चाहिए। राज ऐसा कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कंटेंट है, तो आपके पास जाहिर सी बात है कि आपके पास उसकी ऑडियंस कम होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि मास जो है, मास इंटेलिजेंट नहीं है, मास को चाहिए रिलेटेबल कंटेंट। तो वो ये कहते हैं चैप्टर 20 में कि उनको एक रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं। दूसरी चीज वो चैप्टर 21 में जैसे एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ टू ग्रो इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में वो ये कहते हैं कि अगर आज हम सभी इंस्टा यूजर हैं 5, 10, 8 साल से, तो हम लोग ने इंस्टा के भी अलग अलग फेजेस देखे, फेसबुक के अलग अलग फेजेस देखे, हर साल 6 महीने में हम लोग ने नए फीचर्स देखे। जैसे 2015 या 16 तक शायद केवल फोटोज पड़ती थी, फिर उसमें IGTV आया, उसके बाद उसमें रील्स का इनोवेशन आया, उसके बाद उसमें थ्रेड्स आए, उसमें अलग अलग चीज आई। राज ये कहते हैं कि अगर जैसे किसी को भी ये कीन नॉलेज है, कीन इंटरेस्ट है कि उसको कैसे ग्रो करना है सोशल मीडिया पे, तो उनका सबसे बड़ी एडवाइस ये है
कि आप इंस्टा या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट फीचर्स को जरूर अवेल करें। आप जितना उस चीज फीचर्स को अवेल करेंगे, वो सोशल मीडिया साइट आपको उतना ही प्रमोट करेगी, क्योंकि हर किसी को ऐसा लगता है कि अगर उसके जो नए प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो चीजें यूज हो रही, तो उनको पहले प्रमोट किया जाता है। ये एक बहुत आसान सा और बहुत अच्छा तरीका राज बताते हैं, जहां पे कोई भी कंटेंट क्रिएटर या फिर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या बनना चाहता है, वो उस तरीके से ग्रो कर सकता है। FAQs ऑफ यूट्यूब चैनल। अलग अलग इंसान को अलग अलग डाउट्स हैं, और राज ये कहते हैं कि कोई भी डाउट ऐसा नहीं है जो आपको यूट्यूब पे बढ़ने से रोक सकता है। आप करते करते सीखेंगे, आप चीजों को रिसर्च करके सीखेंगे, आपके कितने भी डाउट्स हों। और ऐसा सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है, आप कोई भी ऐसी चीज है दुनिया में, अगर आप उसको करना चाहते हैं तो आप बिना करे उसको नहीं सीख सकते हैं। जब तक आप डाउट्स को अगर बैरियर बना के चलोगे, आप कभी भी उस रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हो। सो यू हैव टू डील विद द थिंग्स, नॉट विद डाउट्स। हम सबसे लाइफ में अलग अलग फेज पे, अलग अलग उम्र में, अलग अलग चीजों में गलतियां जरूर हुई हैं, पर और जिसकी वजह से हम लोग जीवन में हारे हैं या फेल हुए हैं। और इन चीजों को ओवरकम करना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए किसी बुखार से उठना। और बुखार से उठने का एक ही तरीका है, जहां पे आप एक कोई दवाई खाते हो। उसी तरीके से अगर आप फेलियर से ओवरकम होना चाहते हो, तो सबसे पहले आप फेलियर को हटाओ। और दूसरी चीज जो आपकी इसमें दवाई की मदद करेगी, दवाई की तरह मदद करेगी, वो है आपका अगला विजन, आपका अगला गोल। आपके पास जब तक आपको अगला गोल नहीं मिलेगा, तब तक आप उस फेलियर से ओवरकम कभी नहीं हो सकते हो। राज अगले चैप्टर द बेस्ट एडवाइस ही कैन गिव में बोलते हैं कि वो बेस्ट एडवाइस यही दे सकते हैं कि आप किसी से एडवाइस न लें। एक्चुअली होता क्या है, एडवाइस लेने में हम सभी कभी ना कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो हमारे लिए सही डिसीजन है, वो उसको हम अपने नजरिए से देखने के बजाय हम दूसरे के नजरिए से देख के हम अपनी ही चीजों को और ज्यादा खराब कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को हमेशा सोशल एंजाइटी या फिर सोशल, मोस्ट ऑफ अस को सोशल इंट्रोवर्टिज्म को फेस करना पड़ता है। अक्सर हम किसी पार्टी में होते हैं या फिर किसी भी इवेंट में होते हैं, जहाँ पे हमें कि कुछ लोगों से बात करना होता है, कुछ लोगों से बात करने का मन होता है, पर वहां पे हम लोग बात नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसे में किसी से कैसे भी आइस ब्रेक किया जा सकता है, उसको राज कहते हैं कि सबसे पहले आप खुद को, अपने अंदर मन को कंफर्टेबल करें। दूसरी चीज, आप सामने वाले को एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंट करें जहां पे वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होंगे या बहुत ज्यादा नर्वस होंगे, तो सामने वाला आपसे बात करने में शायद थोड़ा सा हिचकिचाएगा। दूसरी चीज, अगर कोई भी किसी निगेटिव सिचुएशन में है, तो आप उसको कॉन्डोलेंसेस दे सकते हैं, लेकिन अगर उस चीज को आप किसी पॉजिटिव वे में उससे बोलेंगे, तो वो उसका इंटरेस्ट तब भी आपकी तरफ आ सकता है। तीसरी चीज, आप लोगों को कुछ वैल्यू दें। मतलब अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, तो उनको किसी तरीके का कोई भी मतलब हमेशा लाभ मॉनेटरी नहीं होता है, लेकिन जैसे उनको आपसे बात करके अच्छा लगना चाहिए, चाहे वो उनको मजा आनी चाहिए या फिर कोई नॉलेज प्रोवाइड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये चाहते हो कि आपको से बात करने के बाद कोई आपको याद रखे, तो सबसे बड़ी चीज होती है वैल्यू क्रिएशन। अगर कोई इंसान आपसे बात करने के बाद हंसा है या फिर उसको कोई नॉलेज प्रोवाइड हुई है, और अगर उसको कोई ऑब्वियसली मॉनिटरी गेन होगा आपसे बात करने से या उसके बाद, तो फॉर श्योर वो आपसे आगे भी बात करेगा। जैसा कि राज ने पहले के कुछ चैप्टर में खुद को यूजलेस किड कहा है, तो उसी लिए उन्होंने आगे भी बोला कि हाउ अ यूजलेस किड बिकम्स अ टेड टॉक स्पीकर। लोग खुद को इतना ज्यादा दबा लेते हैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से, जहां पे फिर वो ओवर द लाइफ कभी भी ऊपर नहीं उठ पाते हैं। पर ये खुद के साथ जुल्म करना है, ये किसी दूसरे को इसके लिए आप ब्लेम करेंगे तो गलत है। राज ये कहते हैं कि जो कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस उनके ऐसे रहे, वो ऐसा थोड़ा सा नर्वस किड थे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किड थे, जहां पे वो दूसरों से घबराते थे, दूसरों से डरते थे उनकी सक्सेस से। लेकिन ओवर द टाइम उनके अंदर अचीवमेंट्स के बाद ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि जहां पे उन्होंने खुद को इतना केपेबल बनाया, खुद को इतना केपेबल फील किया कि वो एक टेड टॉक स्पीकर बने जाके। सबसे ज्यादा जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, उनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो कैसे अच्छे पब्लिक स्पीकर बने। बीते चैप्टर्स में जैसा कि राज ने इस बुक में डिस्कस किया है, उसी को और आगे आके और अच्छा इलेबोरेट किया है चैप्टर 27 में, हाउ टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर में, जहां पे सबसे पहले वो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी जो शब्दावली है, आपकी जो वोकैबुलरी है, आप उसको थोड़ा सिंपल रखें।
हर किसी को शशि थरूर नहीं बनना चाहिए। आप जब तक सामने वाले को, अगर आपको अपनी बात समझानी है, तो आप जितने सिंपल वर्ड्स में आप उस चीज को बोलोगे, जितने सिंपल वर्ड्स में आप उस चीज को कम्युनिकेट करोगे, आपका मैसेज उतना ही क्रिस्टल क्लियर उन लोगों के पास जाएगा। अगर आप चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में बोलते हो तो लोगों को उतना मैसेज नहीं जाता है। सेकेंड थिंग, आप लोगों से सवाल पूछने की आदत डालें। अगर आप जैसे किसी से बोल रहे हैं, अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, तो वहां पे अक्सर ऐसा होता है कि आपसे बात करते करते, आपकी बात सुनते सुनते लोगों का जो इंटरेस्ट होता है उनको कम हो जाता है। ऐसे में आप इस चीज का ध्यान हमेशा रखें कि आप लोगों को इंटरेक्टिव वे में बात कर रहे हो। जैसे कि अगर आप कोई चीज बोल रहे हैं तो आप उसमें कि रेज योर हैंड्स या फिर ऐसे किसी भी एक्टिविटी करके जहाँ पे लोगों को ऐसा फील हो कि हाँ, दे आर द पार्ट ऑफ द स्पीच, दे आर पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। ऐसा एकदम कभी भी कोई कम्युनिकेशन एकदम वन साइडेड नहीं रहना चाहिए। उसके बाद राज ऐसा कहते हैं कि आप कभी भी ये ना सोचे कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस बुक में इस चीज को उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है कि आप सामने वाले का ओपिनियन लेके ना चले। इफ यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू ग्रो विद योर एक्सपीरियंसेस, यू हैव टू ग्रो विद योर कैपेबिलिटीज। आप ये ना सोचे कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कैसे मुझे जज करेगा, मुझे निगेटिव सोचेगा या मेरे पर हंसेगा। आप हमेशा अपने मिशन में लगे रहें। सामने वाले को जो भी सोचना होगा वो सोचेगा, और एंड ऑफ द डे जब आप सक्सेसफुल होंगे, सामने वाला आपके बारे में केवल अच्छा सोचेगा। आप उसके बाद दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि आप खुद को जब बातचीत कम्युनिकेशन जब शुरू करें तो उस टाइम पे आप लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा डिराइव करें। आप ऐसा जरूर करें कि जहां पे शुरू से ही जो ऑडियंस है आपकी, वो पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन बन जाए, जहां पे उसको शुरू से ही ऐसा फील होने लगे कि वो इस कम्युनिकेशन में पार्ट ले रही है और उनको जो एजेंडा है, जो टॉपिक है, वो आपका समझ में आने लगे। तीसरी चीज उसके बाद वो ये कहते हैं कि आपको अपनी जो प्रेजेंस है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप स्पीकर हो, आप अपनी बात कह रहे हो, और अगर आपकी प्रेजेंस, आपकी सिग्नेचर प्रेजेंस नहीं होगी तो वो आपके लिए ही नुकसानदायी है, क्योंकि आप उस चीज को अपनी एक मिनट की या 2 मिनट की, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे की आप स्पीच देके तो चले गए, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी पर्सनैलिटी से आपकी प्रेजेंस फील नहीं हुई तो यू लॉस द कम्युनिकेशन, आपका इफेक्ट कोई भी नहीं बनेगा। पैसा, आज के जमाने में पैसा उतना ही जरूरी है जितना ऑक्सीजन, खाना और पानी। हमें पैसे, कोई भी, अगर आपको अच्छा ऑक्सीजन चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, तो आपको उस चीज के लिए पैसा चाहिए होगा। तो सबसे बड़ी चीज है इस चीज को, इस पैसे को या इस वेल्थ को हम कैसे जनरेट करेंगे। चैप्टर 29 में राज ऐसा कहते हैं, और इसके बाद उन्होंने पैसे से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई सारे चैप्टर साथ में अलाइंड हैं, जहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि आप किस तरीके से पैसे को और अपनी स्ट्रेंथ और अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से आकलन करते हैं। कि सपोज आप इतने घंटे काम करते हैं तो आप उस काम की क्वालिटी, उस काम के मार्केट रेट और उस काम के हिसाब से आप ये एनालाइज करें कि आपको उस पैसे से कितना पैसा बनना चाहिए, उस मेहनत से कितना पैसा बनना चाहिए। दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि आपके उस पैसे से, पहली चीज तो आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपके प्रोडक्ट, आपके इन सब चीजों से पैसा पहले स्टेज में बना। दूसरी चीज कि आपके फिर मेहनत, लगन और चीजों से पैसा बन रहा है, लेकिन उस पैसे से कैसे पैसा बन रहा है, जिसको वो इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में समझाते हैं कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहां पे आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। दूसरी चीज वो टैक्सेशन को भी कंसीडर करते हैं। टैक्सेशन को कंसीडर करना उतना ही जरूरी है जैसे कि थाली में छेद को ध्यान देना, क्योंकि टैक्स आपकी थाली का वो छेद है कि जब आप चाहे उसमें जितना खाना डाले, जितना, अगर आप कहें ग्लास का छेद कह सकते हैं कि जिसमें आप जितना पानी भरे लेकिन वो पानी निकलता रहेगा। अगर आप उस चीज को कंसीडर नहीं करोगे, अगर आपको टैक्सेशन का नॉलेज अच्छा नहीं है, तो आप हमेशा इनकम डेफिसिट में रहोगे। क्योंकि इनकम डेफिसिट तो रहेगा, क्योंकि इनकम तो आएगी लेकिन उसमें से चीजें, आपकी जो वेल्थ है वो निकलती जाएगी, आप उसको जनरेट नहीं कर सकते। तो इस चीज को आपको हमेशा समझ के चलना है। और वो उन लोगों की बात करते हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो उनको उस सतर्कता के लिए कहते हैं कि अगर आज आप 10 रुपए भी कमा रहे हो तो उसमें आप कुछ पार्ट उसका बचाने की सोचो, क्योंकि जब तक आपने बचा के, सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करने की आदत नहीं आएगी, तब तक आप किसी भी प्रकार की वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते हैं। इन कई सारे चैप्टर्स को कंबाइनली उन्होंने इसी चीज पे फोकस किया हुआ है कि कैसे हम चीजों को मेंटेन करके, कैसे हम पैसे से पैसा बना सकते, कैसे हमें अमीर होना है अगर, तो हम इस चीज को फॉलो करके कैसे कर सकते हैं।
और इसी चीज को फिर उन्होंने आगे भी बताया है कि वो कैसे पैसा बनाते हैं। देखिए, राज एक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, वो एक तरीके से आप वो सेलिब्रिटी हो चुके हैं। अभी रिसेंटली उनको बाहर के भी कुछ अवार्ड फंक्शंस में बुलाया गया, विदेशों में भी बुलाया गया, केन्स में बुलाया गया। अब उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो एक नहीं है, वो अपने 7 सोर्स ऑफ इनकम बताते हैं, जहाँ पे वो यूट्यूब को भी कंसीडर करते हैं, अपने ब्रांड डील्स को कंसीडर करते हैं, उनका एक कुछ बिजनेस है, जैसे उनका जो सोप बिजनेस है। रिसेंटली उन्होंने ब्लैंको नाम का परफ्यूम बिजनेस चालू किया है। और भी उनकी जैसे ब्रांड डील्स मैंने बता दी, और भी उनके अलग सोर्स ऑफ बिजनेसेस हैं, जहां से हाउस एफेक्ट्स नाम से भी उनकी कंपनी है, उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने कई सारे, अगर आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज की न्यूज पढ़ते होंगे तो उसमें भी राज शमानी का नाम काफी अच्छी तरीके से आ रहा है, नए और आधुनिक तरीकों में। और इन चीजों से वो कहते हैं कि उनको वेल्थ जनरेट हो रही है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम्स हैं। अब इन चैप्टर्स के बाद चैप्टर 33 में वो बताते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। साल 2024 में, जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया कि 2018 के बाद आपका पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत बड़ा आपका जो सोर्स ऑफ इनकम हो गया है। अगर आज आप एक पर्सनल ब्रांड का मतलब ये नहीं कि आप एक केवल फिल्म स्टार या आप एक कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है कि लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं। भरोसा इन द सेंस वो आपसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने आइडियोलॉजी की तरह मान रहे हैं, आपको अपना आइडल मान रहे हैं, आपकी जो आइडियोलॉजी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉर सपोज कि अगर शिल्पा शेट्टी हैं, उनको फिटनेस के लिए उनको आइडल माना जाता है, कई सारी फीमेल्स उनको फिटनेस के लिए आइडल मानती हैं। तो अगर वो कोई भी फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करती हैं तो उसमें अच्छा बिजनेस आता है। उन्होंने ओवर द इयर्स इस चीज को ब्रांडिंग की है, उन्होंने अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने फिटनेस से, अपने काम से इन सब चीजों को प्रमोट किया है। और हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए, हमें भी पहले, जैसे कि हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया कि स्वॉट एनालिसिस और अलग तरीकों से हमें अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट से अपनी स्किल को और ज्यादा नर्चर करके हमें देखना है कि हम कैसे खुद को बेहतर इंसान बना सकते हैं। और अपनी ब्रांडिंग उन्होंने कई अलग तरीके बताए हैं। आज इंस्टा पे कई सारे लोग कम एज में बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, जिससे वो अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं, जहां से वो केवल अपना बिजनेस नहीं, किसी भी बिजनेस से ब्रांड डील करके उस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप एक फोटोग्राफर हो जिसके पास अच्छा पर्सनल ब्रांडिंग है, जिसके अच्छी फॉलोअरशिप है, अगर आपके पास कोई भी बड़ा या छोटा ब्रांड आता है तो आप उसकी बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकते हो, और इन रिटर्न आप उससे एक अच्छा प्रॉफिट या अच्छी फीस ले सकते हैं। आज अगर आप बात करें कि आज चाहे इंस्टा हो या यूट्यूब हो, उसमें खुद को अनबीटेबल बनाया कैसे। आज राज शमानी की बुक में उन्होंने खुद को ये चैप्टर बनाया है कि वाई आई एम अनबीटेबल। वो ये फील करते हैं कि वो अनबीटेबल क्यों है। तो जैसे कि हम लोग ने पिछले कुछ चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि जैसे इंस्टा है, अपने नए फीचर्स लाता है, आप उसको अवेल करते हो, आप उस फीचर्स का यूज करते हो, अपनी बात, अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हो। उसी तरीके से आप जितना लेटेस्ट रहोगे, आप जितना क्रिएटिव रहोगे, आप जितना मॉडर्नाइज्ड रहोगे, आप जितना लेटेस्ट चीजों को अवेल करोगे, आप उतने अनबीटेबल रहोगे। आप जैसे रील्स में हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड्स चलते रहते हैं कि आज इस गाने का ट्रेंड है, आज इस फॉर्मेट का ट्रेंड है, आज इस थीम का ट्रेंड है, और वो बहुत शॉर्ट टर्म रहता है। और उसमें आप ये फील करते हो कि कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो उन चीजों को फॉलो करते हैं। इस तरीके से कोई भी है, छोटा या बड़ा, वो अनबीटेबल रहता है। अगर आज यूट्यूब की बात करें तो आजकल जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत हॉट टॉपिक है, जहाँ पे कई सारे पॉडकास्टर्स सब लोग डिस्कस कर रहे हैं उस चीज को। वहां पे आप जितना ज्यादा लेटेस्ट, जितना ज्यादा क्रिएटिव रहोगे, उतना ज्यादा अनबीटेबल रहेंगे। अब हम इस बुक के सबसे लास्ट चैप्टर पे आते हैं, जहां पे एक्चुअली उन्होंने कहा है कि थिंग्स वी विश वी वर टॉट इन स्कूल। इसमें उन्होंने अपनी अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को, जो अपने इंस्टा या यूट्यूब के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ उनके ओपिनियंस को इस चैप्टर में लिखा है, जहाँ पे जैसे शरण हेगड़े है, रणवीर अलाहाबादिया हैं और रचना रानडे हैं। इन सब के अलग अलग एक्सपीरियंसेस, उनके जो अलग अलग ओपिनियंस हैं, उनके कुछ पॉइंट्स, जैसे किसी के 9.7 पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो हम लोग को स्कूल्स में पढ़ाए गए होते तो आज बेहतर होता। जैसे शरण हेगड़े टैक्सेशन की बात करते हैं, रणवीर अलाहाबादिया लाइफ सिचुएशंस की बात करते हैं, और
जैसे मासूम मीनी वाला है, रचना राणा डे हैं, ये लोग अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं कि उनको आज ये लगता है कि काश उनको स्कूल में पढ़ाया गया होता। लेकिन इस चीज़ का एक बहुत डिफरेंट साइड है कि अगर ये सब चीज़ें हम लोग को स्कूल में पढ़ा दी गई होती तो आज हम लोग इस यूट्यूब पे हम लोग डिस्कस करके, या फिर वो लोग इतने बड़े इन्फ्लुएंसर या फिर कंटेंट क्रिएटर ना बने होते हैं। चीज़ों को हमेशा अपने हिसाब से होने का मौका देना चाहिए, हमें अपने हिसाब से चीज़ों को एक्शन लेना चाहिए। तो हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसी भी चाहने वाले के साथ, अपने किसी भी दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू, गुड बाय, धन्यवाद।